दोस्तों, इस शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है, जिसको देखने के लिए प्रधानमंत्री तक, कई सरकारें, कई मुख्यमंत्री और बहुत सारे धार्मिक राष्ट्रवाद वाले उन्माद पैदा कर रहे हैं। कई जगहों पर जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। लोगों को प्रवृत्त किया जा रहा है कि आप अगर सरकारी नौकर हैं, आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपको उसकी छुट्टी मिलेगी। अब ये तो खैर मैंने पहली बार देखा है कि सरकार से इस प्रकार की प्रेरणा लोगों को दी जा रही होगी, क्योंकि इसके पहले भी बहुत अच्छी फिल्में आई हैं। महात्मा गांधी पर आई थी, डॉक्टर आम्बेडकर पर आई थी, भगत सिंह पर आई थी, पर तब कभी सरकारों ने इस प्रकार का कदम नहीं उठाया। और ये जो फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है सरकार की तरफ से और धर्म के नाम वाले संगठनों के माध्यम से, उसमें एक और चीज़ देखने को मिल जा रही है कि फिल्म के बाद लोग खड़े होकर मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हैं। और जैसे पहले दिल्ली के दंगों के पहले कहा गया गोली मारो वगैरह वगैरह, उस प्रकार के नफरतपूर्ण बातों को सामने रखते हैं। तो मेरा मोटा समझना ये है कि इसके माध्यम से जो देश में नफरत का माहौल है उसको पहले से और गहराने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत एक सुनियोजित है और उसको अभी तक जो नफरत फैलाने के तरीके थे उसके ऊपर जाकर इस फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है और उसको जनता के एक सेक्शन से उसी प्रकार का रिस्पांस, प्रतिसाद भी मिल रहा है, जो मेरे ख्याल से हमारे देश में जो बंटवारे की राजनीति है, जो लोगों को तोड़ने की राजनीति है, जो यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता, सभी धर्मों के लोगों के बीच की एकता है, उस पर एक गहरा प्रहार कर रही है। और अगर देखा जाए तो ये फिल्म आखिर कहती क्या है। वैसे एक कहावत हम सब जानते हैं कि आधा झूठ तो खैर अलग बात होती है, पर आधा सच ये झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसमें मैं एक बात जोड़ दूं, आधा सच को जब झूठ से मिलाया जाता है तो ये एक बहुत ही डेंजरस डिकॉक्शन हो जाता है, जो समाज में एक बहुत नकारात्मक काम करने की बात करता है। और इस फिल्म में एक उत्तेजनात्मक हिस्टेरिकल तरीके से कुछ मर्डर्स को बताया गया है और कुछ चीज़ों को गलत भी प्रस्तुत किया गया है। जैसे एक महिला हैं जो हमारे स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी हैं, वो कोर्ट में गई हैं। वो कहती हैं कि इस फिल्म में गलत बातों के आधार पर एक नैरेटिव खड़ा किया गया है और ये नैरेटिव में वो एक घटना बताती हैं कि भाई कर्फ्यू लगा हुआ है। ये एक झूठ का उदाहरण देती है, कर्फ्यू लगा है और स्कूल की लड़कियां यूनिफॉर्म पहनकर जा रही हैं। ये एक वो बात बताती हैं। और दूसरी बात वो अपने निजी जीवन से अपने पति के बारे में कहती हैं, जिसको भी गलत रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मुद्दा 1990 में कश्मीर से पंडितों के पलायन का है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं ये दुखद घटना कश्मीर से करीब 3-3.5 लाख पंडित ये जनवरी 19 से चालू होकर कई महीनों तक वहाँ से निष्कासित किए गए, एक्सोडस हुआ। और ये देश के लिए एक बहुत शर्मनाक बात थी, दुख की बात थी और जिसकी पीड़ा सभी को हुई। उस समय और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और उसके साथ ये भी एक मामला जुड़ गया, जिसको खैर कश्मीरी पंडितों को कितना यहाँ उनको रखने की कोशिश की गई। बहुत सारे पंडित रिफ्यूजी कैंप्स में अभी भी तकलीफ से रहते हैं। कुछ लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ इन जगहों पर आ गए। कुछ जो और संभ्रांत थे वो विदेशों में भी चले गए।
तो एक अलग प्रकार से इनके विस्थापन के बाद की घटना है। और इस विस्थापन में कई राज्य सरकारें सामने आई। उन्होंने कश्मीरी पंडित्स के लिए सीट्स रिजर्व की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और बाकी प्रकार की सहायता भी देने की कोशिश की। पर ये फिल्म ऐसा दिखाती है कि जैसे भाजपा के अलावा और किसी पार्टी ने इन पंडितों की मदद नहीं की। ये पूरा झूठ है। मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं, और उसमें मनमोहन सिंह की सरकार ने जो करीब 10 साल तक सत्ता में थी, उसने 16,000 करोड़ इनके विस्थापन के लिए लगाए। और जो कश्मीरी पंडित थे उनको जब वो घर शुरुआत करते थे तो 7.5 लाख दिया जाता था। कईयों को मासिक सहायता दी जाती थी, और कईयों को जो शिक्षा के माध्यम से और दूसरी मदद लगातार दी गई। तो पहला झूठ ये है कि ये केवल भाजपा ही उनके बारे में ख्याल कर रही है, जो इस फिल्म में बताने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपको बता दूं, 1990 के बाद जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, 1990 के बाद 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2014 से मोदी सरकार है। दोनों भी भाजपा की सरकारें हैं। और अभी एक व्यक्ति हैं जो कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के विरोध में काफ़ी आवाज़ करते हैं। अभी वो हंगर स्ट्राइक पे गए कि कश्मीरी पंडितों को जो वादे किए गए, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया कि हम सारे कश्मीरी पंडितों की देखभाल करेंगे, उनके वापस जाने की प्रक्रिया को तेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो कश्मीर में जाकर अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। तो अभी हंगर स्ट्राइक हुई कश्मीरी पंडित सुरक्षा समिति की तरफ से कि ये जो वादा किया इन्होंने, वो वादा कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता। और राजनीतिक तौर पर भी जो 6 साल, अभी 1990 से 2022 तक करीब 32 साल हो गए। ये 32 साल में 13 साल तो भाजपा नेतृत्व वाली सरकार है, और ये सरकार जो अभी छाती पीट कर कह रही है कि ये फिल्म में सच्चाई है, इसको देखो। अब वो फिल्म के बारे में भी उनकी कितना एक प्रकार से वो गलत तथ्यों का सहारा ले रहे हैं, ये हमारे सोचने के लिए बात ज़रूरी है। मैं इस तथ्य पर आऊँगा कि उन्हें कश्मीरी पंडितों के वेलफेयर में कोई रुचि नहीं है। वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर खुद की सत्ता की रोटियों को सेकने का काम कर रहे हैं। तो पहली तो बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए क्या किया। अब दूसरा, उससे भी जो खतरनाक बात को खड़ा किया जा रहा है वो ये कि कश्मीर के मुस्लिम, वहाँ के मुसलमानों, वहाँ के कश्मीर के मुसलमान ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ थे। अब ये जो वातावरण पैदा किया जा रहा है, ये इतना झूठ है कि जिसका कोई तुलना नहीं है। ये झूठ का पूरा पुलिंदा है। मैं आपको पहले बता दूं कि कश्मीर की जो संस्कृति है वो 3 आधार पर बनी है। उसको कश्मीरियत कहते हैं। कश्मीरियत में 3 चीज़ें होती हैं। एक, वेदांत के मूल्य, जैसा आप देखेंगे अभी भी श्रीनगर में शंकराचार्य जी का मंदिर है। दूसरा, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, और तीसरा, सूफी धर्म की शिक्षाएं। इन 3 के आधार पर कश्मीरियत बनती है। और कश्मीरी पंडित करीब 400 साल से वहाँ रह रहे हैं। अल्पसंख्यक हैं, पर पूरी सुरक्षा से रह रहे थे। 1990 के पहले किसी ने ये बात नहीं सुनी थी बड़े पैमाने पर कि उन्हें इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से 1985-86 के बाद से थोड़ा उनको टारगेट किया गया, पर उसके पहले इतने सालों तक मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट में पंडित रह रहे थे, तो उनके आपसी संबंध कैसे होंगे, इसको गलत बताना ये मेरे ख्याल से एक मानवीय अपराध है। ये वही कश्मीर है जहाँ नूरुद्दीन नूरानी को नंद ऋषि के रूप में जाना जाता है। ये वही कश्मीर है
जहां लाल देड़ नूरुद्दीन नूरानी की शिष्या थी और उन्होंने भी हिंदू मुसलमान एकता की बहुत बड़ी बात की। खैर, तो कश्मीर का जो मुद्दा हुआ उसको हम थोड़ा देख लें कि इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था। सवाल यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में करीब 560 के करीब रियासतें थी, जिनको ये कहा गया कि आप अपना फैसला खुद कर लीजिए कि आपको भारत में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है या स्वतंत्र रहना है। अब कई रियासतों को तो भारत में मिला लिया गया, कई स्वतंत्र रहना चाहते थे, जैसे हैदराबाद का निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहता था पर उसको भारत में मिला लिया गया। अब कश्मीर का मामला ये है कि कश्मीर स्ट्रैटेजिकली एक सैन्य दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरा, ये मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है, तो उसमें आज़ादी के आसपास वहाँ महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ दंगे भी करवाए थे और इस बात का आधार लेकर पाकिस्तान में बहुत प्रोपेगेंडा हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के कायदे आज़म बने, उन्होंने सोचा कि कश्मीर तो मुस्लिम मेजॉरिटी है तो ये तो पाकिस्तान में मिलेगा। इस आधार पे और जो दंगे करवाए गए थे मुसलमानों के खिलाफ, उस आधार पे कई कबाइलियों को कश्मीर पर आक्रमण करने भेजा। उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह खुद की सुरक्षा के लिए श्रीनगर से भागकर जम्मू चले गए और वहाँ का प्रशासन उनके प्रधानमंत्री देख रहे थे और उसी के साथ साथ वहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला लायन ऑफ कश्मीर, ये वहाँ के बहुत मुख्य व्यक्ति थे। तो इन लोगों ने उस समय ये निर्णय लिया कि हम भारत से मदद मांगेंगे और भारत से मदद मांगेंगे और ख़ास तौर से शेख अब्दुल्ला का भारत की तरफ झुकाव था। अगर स्वतंत्र नहीं रह सकते तो पाकिस्तान में तो नहीं जाना। शेख अब्दुल्ला का मत था पाकिस्तान में सामंतवाद है, पाकिस्तान पिछड़ा हुआ है, विचारों में पिछड़ जाएगा। भारत में उन्हें धर्मनिरपेक्षता के आधार पे महात्मा गांधी और नेहरू जैसे जो बहुत दो बड़े सितारे दिखे, भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा, धर्मनिरपेक्षता मजबूत होगी, ये उनकी समझ थी। इसलिए वो भारत से करीब, अगर कहीं जाना ही है तो भारत के करीब आना चाहते थे। ख्याल कीजिए, शेख अब्दुल्ला मुसलमान, पर वो पाकिस्तान के बदले भारत को प्रीफर करते हैं। अब भारत सरकार ने जब आग्रह किया, भारत सरकार को आग्रह किया गया, इन्होंने अपनी फौज को भेजा और उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था वो था आर्टिकल 370, जिसको अभी अभी गैर कानूनी, शायद गैर कानूनी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। और आर्टिकल क्या कहता था, जिसके आधार पे कश्मीर का भारत में एक्सेशन हुआ, मर्जर नहीं हुआ, कश्मीर का भारत में जुड़ाव जो हुआ वो आर्टिकल 370 के आधार पे था। आर्टिकल 370 क्या कहता है कि कश्मीर की असेंबली को पूरी आज़ादी होगी, पूरी ऑटोनॉमी होगी, केवल 4 मुद्दों को छोड़कर। ये 4 मुद्दे कौन से हैं? सुरक्षा, डिफेंस, संचार, कम्युनिकेशन, विदेश विभाग, एक्सटर्नल अफेयर्स और करेंसी। इन चारों के अलावा कश्मीर की असेंबली को पूरी आज़ादी होगी। कश्मीर में भारत की फौज गई और उन्होंने 1/3 कश्मीर, जब पाकिस्तान की फौज का कंट्रोल हो गया था, बाकी कश्मीर को बचा लिया और वहाँ आर्टिकल 370 ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के आधार पे कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव हो गया। और उस समय भी कश्मीर में प्रधानमंत्री और सदर रियासत ये दोनों थे। कश्मीर अपना संविधान भी बनाना चाहता था, उसको पूरी आज़ादी थी। अब हुआ क्या कि जैसे ये कश्मीर को ऑटोनॉमी मिली, भारत के साथ मिला, तो यहाँ की सांप्रदायिक ताकतें ज़्यादा सक्रिय हो गई। एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय कैबिनेट में थे और जो बाद में चलकर जिन्होंने भारतीय जनसंघ बनाई, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्वज पार्टी है, उन्होंने मांग की कि कश्मीर को पूरी तौर से भारत में मर्ज कर दिया जाए, इसकी ऑटोनॉमी को खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री नेहरू कह रहे थे कि अगर हम कश्मीर के लोगों का दिल जीतेंगे तो वो खुद ब खुद भारत से पूरे मिल जाएंगे, जबरदस्ती करने से विद्रोह हो सकता है।
खैर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक हुआ, दूसरा उसी समय सांप्रदायिक ताकतों द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई और महात्मा गांधी की हत्या के कारण शेख अब्दुल्ला बहुत विचलित हो गए। विचलित यूँ हुए क्योंकि वो महात्मा गांधी को धर्मनिरपेक्षता का बहुत प्रतीक मानते थे। उन्हें लगा भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। तो इन दो चीज़ों के कारण शेख अब्दुल्ला थोड़ा पुनर्विचार करने लग गए और उनको पुनर्विचार के साथ साथ चीन से बात कर रहे थे, अमेरिका से बात कर रहे थे। इस आधार पर उनको देशद्रोही घोषित किया गया और जेल में डाल दिया गया 17 साल के लिए। अब यहाँ से समस्या चालू होती है। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के चुने हुए प्रधानमंत्री थे, उनको जेल में डाला गया तो कश्मीर के लोगों में एक प्रकार की अलगाववाद की भावना का विकास होना चालू हो गया और ये अलगाववाद का फायदा पाकिस्तान ने लिया। पाकिस्तान के पीछे उसकी मदद करने वाला अमेरिका था जो लगातार पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था। अब ये जो अलगाववाद था उसने आतंकवाद का रूप लिया, मिलिटेंसी का रूप लिया और 1980 तक कश्मीरियत के नाम पर ये मिलिटेंसी चलती रही। बाद में 1980 के दशक के बाद में बहुत सारी घटनाएं हुई। एक घटना ये हुई 1985 के बाद 1984 में मकबूल भट्ट को फांसी दी गई। कश्मीर के लोगों में बहुत असंतोष हुआ और उसके बाद मिलिटेंसी का रूप बदलना शुरू हो गया। ये मिलिटेंट्स 1000 की संख्या में करीब पाकिस्तान गए और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए। अब 1985 से लेकर 1990 के बीच में ये मिलिटेंसी जो पहले कश्मीरियत के आधार पे थी, धीरे धीरे ये सांप्रदायिक रंग लेने लग गई और उसका मुख्य कारण ये था कि एक तरफ मकबूल भट्ट की हत्या, दूसरी तरफ पाकिस्तान का इंटरफेरेंस और तीसरी तरफ यहाँ जो परिस्थिति चल रही थी उससे कश्मीर के नौजवानों की बेचैनी। अब यहाँ 1987 में इलेक्शंस में बहुत बड़ी रिगिंग हुई। रिगिंग के बाद फिर से असंतोष बढ़ा और उस असंतोष के कारण कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने की शुरुआत हुई। अब क्योंकि पहले कश्मीरियत का आधार था, कश्मीरी पंडित कश्मीरियत का एक इंटीग्रल पार्ट है, अब उनको टारगेट करने लग गए। तो फिर भी मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा तबका था जो चाहता था कि कश्मीरी पंडित ये कश्मीर में ही रहे और 1986 में एक गुडविल मिशन बलराजपुरी, जिनकी किताब का मैं अभी हवाला दे रहा हूँ, बलराजपुरी और एक दूसरे जज साहब थे, इन दोनों के गुडविल मिशन ने जाकर कश्मीरी पंडितों से बात की कि कश्मीर आपका उतना ही है जितना कि मुसलमानों का है। तो इसका प्रभाव हुआ, कश्मीरी पंडितों ने जो उनका विचार चल रहा था कश्मीर को छोड़ने का, उसका फैसला बदल दिया। अब यहाँ से परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बदलती जाती है। धीरे धीरे जो अलगाववादी तत्व हैं वो ज़्यादा भयंकर रूप लेना चालू करते हैं और पाकिस्तान भी अपनी नीति बदल देता है। अभी तक JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये कश्मीरियत की बात करता था। उसके बदले जो दूसरे संगठन आए, हिजबुल मुजाहिदीन, वो प्रो पाकिस्तानी और एंटी पंडित बात करने लग गए। मस्जिदों से नफरत भरे संदेश आने लग गए कि कश्मीरी पंडितों आप कश्मीर छोड़ो और दूसरे प्रकार के डराने वाले मैसेज यहाँ आने लग गए। अब यहाँ सवाल ये था कि सरकार यहाँ क्या करे, सरकार यहाँ क्या करे। में इस दौरान जो सरकार आई, VP सिंह की सरकार केंद्र में थी और उनके गृह मंत्री थे मुफ्ती सईद। उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया, रुबैया सईद, जो एक डॉक्टर थी 23 साल की, उनका अपहरण हुआ और सरकार ने पूरी तौर से हिजबुल मुजाहिदीन और आतंकवादियों के साथ सामने घुटने टेके और लोगों को जेल, जो उनके आतंकवादी कैद थे, उनको रिलीज़ कराया, उनको छोड़ दिया और इसके कारण आतंकवाद का माहौल और बढ़ गया
आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां सक्रिय की, और ये जब गतिविधियां सक्रिय की तो उसमें सबसे पहले जो मारे जाने वाले थे, जो भी प्रो इंडिया थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स प्रो इंडिया थे, मैं एक एक का नाम नहीं दूंगा, मैं आपको किताबों का हवाला दे दूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई मुस्लिम लीडर जो प्रो इंडिया थे, उनका खून किया गया, उनका मर्डर किया गया। और तो और हमारे कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, गुलाम नबी आज़ाद, उनके भांजे का भी अपहरण किया, उनके एक रिश्तेदार का भी मर्डर हुआ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आतंकवादी इस बात पर आ गए कि हम जो भी लोग प्रो इंडिया हैं, हम उनके खिलाफ खड़े होकर काम करेंगे। ये एक बहुत मुश्किल की बात थी। बाद में कुछ कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट किया गया। जो जज गंजू, जिन्होंने फैसला सुनाया था मकबूल भट्ट के बारे में, उनकी हत्या की गई। एक पत्रकार, उनकी हत्या की गई। एक दूसरे जो कश्मीरी पंडित प्रमुख थे, उनकी हत्या की गई। और ये हत्याओं का सिलसिला तेजी से बढ़ने लग गया। और यहीं से पहले मोटी बात बता दूं कि पहले मैं आंकड़े दे दूं कि ये केवल कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा गया। जो मेरे पास आंकड़े हैं इन किताबों के आधार पे, उनमें करीब 1500 लोगों की हत्या हुई। मैं ये रफली आंकड़े दे रहा हूँ, उस पर मेरा ज़्यादा जोर नहीं है। और ये जो करीब 1500 लोगों की हत्या हुई, उसमें 300 के करीब 218 हिंदू थे, 982 मुसलमान थे, 23 सिख थे। तो ये देखिए, ये केवल पंडितों को ही टारगेट नहीं किया गया। कश्मीर की वैली से 3.5 लाख पंडित छोड़कर आए, निष्कासित हुए, एक्सोडस हुआ। और उसी के साथ साथ कई मुसलमान भी, इन्होंने भी कश्मीर की घाटी को छोड़ा, जिसके बारे में बात नहीं की जाती। बात केवल हिंदू मुसलमान के आधार पर की जाती है, जो पूरी तौर से गलत है। इसमें मुसलमानों का भी बहुत नुकसान हुआ। और जो ये करीब 300 के करीब कश्मीरी पंडित मारे गए, आज उसको जिनोसाइड बताने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, ये कितना भावनात्मक पूर्ण एक गलत रवैया है। क्योंकि हम जानते हैं, दिल्ली में 3000 मुसलमान मारे गए, दिल्ली में 4000 के करीब सिख मारे गए, बम्बई के दंगों में 750 के करीब मुसलमान मारे गए, गुजरात में 2000 के करीब मुसलमान मारे गए, कश्मीर में 230 के करीब कश्मीरी पंडित मारे गए। अब जिनोसाइड क्या होता है? जिनोसाइड होता है नस्ल कुशी, एक नस्ल को खत्म करने की कोशिश। अब यहाँ तो कश्मीरी पंडितों के बारे में तो हमें पूरी सहानुभूति है। जैसे मैंने बताया, यूपीए सरकार ने उनके लिए बहुत प्रावधान भी किए थे। हम इसकी भी मांग करते हैं कि उनके लिए और भी प्रावधान किए जाएं। पर यह एक सेलेक्टिव मामला है। मामला सभी दंगा पीड़ितों की बात नहीं हो रही, धर्म के नाम की राजनीति के सभी शिकारों की बात नहीं हो रही, एक ही कम्युनिटी की बात हो रही है। खैर, उसके भी हम समर्थन करते हैं। अब कश्मीरी पंडितों ने अपने घर बार को क्यों छोड़ा, इसमें भी बड़ा एक महत्वपूर्ण बात है। फिर से मैं कह रहा हूँ, बलराजपुरी और एक दूसरे वहाँ के जो पद्म विभूषण प्राप्त इंदर मोहन पद्म विभूषण थे, और वो और बलराजपुरी 1990 में फिर से गुडविल मिशन लेकर कश्मीरी पंडितों के पास जाना चाह रहे थे। अब इसी बीच केंद्र में वीपी सिंह की सरकार, और उन्होंने स्थानीय सरकार को बर्खास्त कर दिया, प्रेसिडेंट्स रूल लगाया, और जगमोहन नाम के व्यक्ति जो बाद में जाकर जो वाजपेयी सरकार की मंत्रिमंडल में थे, बाद में जिन्होंने वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम किया, भाजपा की जिनको टिकट मिली, जिनके विचार हिंदू राष्ट्रवादी थे, वो गवर्नर थे। अब वो गवर्नर थे, उनके दौरान तो ख्याल कीजिए, केंद्र में वीपी सिंह की सरकार जिसको भाजपा समर्थन कर रही है, और कश्मीर में जो लोकल गवर्नर थे जगमोहन ने कहा, मैं कश्मीरी पंडितों को कहा, मैं आपको सुरक्षा नहीं दे सकता, और मैं आपको सुरक्षित रूप से यहां से बाहर ले जा सकता हूं।
अब यहाँ दो तरीके थे। एक तो सरकार कहे आप जहाँ हैं वहीं रहिए, हम आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब इन्होंने उसके बदले कहा आपको ले जाने के लिए मैं दूसरे कैंप्स का इंतज़ाम करता हूँ और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम करता हूँ। ये उन्होंने क्यों किया? एक स्थानीय र्यूमर है मुसलमानों के बीच में और वहाँ के, वो उन्होंने इसलिए किया कि अगर कश्मीरी पंडित नहीं रहेंगे तो पूरी क्रूरता से बड़े हथियारों का इस्तेमाल करके आतंकवाद का मुकाबला कर सामना कर सकेंगे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उसकी सच्चाई मुझे नहीं पता। अब यहाँ दो बातें हो गई। 800 पंडित परिवार आज भी कश्मीर में रहते हैं और वो जो बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान और हिंदू में इस प्रकार का ये तनाव था, वो गलत है। यहाँ तीन पार्टीज हैं, एक आतंकवादी, दूसरे कश्मीर के मुसलमान और तीसरे कश्मीरी पंडित। कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडितों के संबंध अच्छे रहे, बहुत दिनों तक उन्होंने उनके घरों की भी सुरक्षा की। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, पर कश्मीरी मुसलमानों ने कभी भी ज़्यादातर कश्मीरी पंडितों से कोई वैर नहीं दिखाया। ये केवल आतंकवादी थे जो पाकिस्तान समर्थित थे, जिसमें कई अलकायदा टाइप एलिमेंट भी थे, जिन्होंने इनके खिलाफ इस प्रकार की बातें की। अब सवाल तो ये उठता है कि ये फिल्म जो बताने की कोशिश कर रही है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, पूरी तौर से गलत है। ये पूरी तौर से जो अब्दुल्ला परिवार को ब्लेम कर रही है, पूरी तौर से गलत है। और इसमें जो एक बहुत बड़े एक्टर हैं हिंदी फिल्म जगत के, अनुपम खेर, उनका भी एक जो चरित्र देखिए, 2014 के पहले वो लगातार ट्वीट करते थे कि कश्मीर का मामला हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। अब उसके बाद वो कहने लग गए कश्मीरी पंडितों का सवाल है, उसको ये किया गया वगैरह वगैरह। उनकी भाषा में बहुत बदलाव है। और विवेक अग्निहोत्री जो पूरी तौर से हिंदू राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने सरकार को एक हथियार दे दिया है कि पहली बार मीडिया के माध्यम से समाज में नफरत को कैसे बढ़ाया जाए। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में वातावरण बहुत खराब है और इस खराब वातावरण में इस फिल्म ने एक बहुत निगेटिव रोल प्ले किया है। गुजरात के दंगों के बाद भी फिल्म बनी परजानिया, और एक नंदिता दास ने भी फिल्म बनाई, पर उन्होंने कितनी सद्भावना को बरकरार रखते हुए फिल्में बनाई। बाकी दंगों पर तो ज़्यादा फिल्में बनी नहीं है। परजानिया को गुजरात में बैन कर दिया गया था उसी व्यक्ति द्वारा जो आज कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रहा है। अब ये भी एक दोहरे मापदंड है। दंगों पर अगर फिल्म बने भी सही तो ऐसी बनना चाहिए जिससे सीखकर हम हिंदू मुसलमानों के बीच में प्रेम मोहब्बत का संदेश दे सकें। नफरत वाले संदेश की समाज में कोई जगह नहीं है। तो ये फिल्म आप देखें न देखें, फैसला आपका है, पर ये सोचिए कि हमें समाज में किस प्रकार के वातावरण को पैदा करना है, नफरत का या मोहब्बत का। आधे सत्य के आधार पे कुछ झूठ का सहारा लेके ये जो फिल्म है ये बनी है, जो नफरत फैलाने का काम जानबूझकर कर रही है। और इसको वो सरकार जो सत्ता में है, वो राजनीति वाले लोग जो धर्म के नाम के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। खैर, फिल्म देखें न देखें, पर नफरत की बात न करें। फिल्म देखें न देखें, आधे सच के आधार पे अपनी राय न बनाएं, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। और सत्य के पूर्व पहलू को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने पहले कई वीडियो बनाए थे जो फिर से मैं सर्कुलेट कर दूंगा और हो सकता है तो उसके बारे में बताऊंगा। और मैं आपके सामने 3 अच्छी किताबों की बात करना चाहता हूं जो आपको गहराई से इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। एक तो अशोक कुमार पांडे हैं जो बहुत अच्छे वैसा भी काम कर रहे हैं। उनकी एक किताब है कश्मीर नामा, और दूसरी ये किताब है कश्मीर और कश्मीरी पंडित, ये बहुत बेहतरीन किताब है। और तीसरी एक किताब है बलराजपुरी साहब की,
जिसका नाम है कश्मीर इंसर्जेंसी एंड आफ्टर। तो ये 3 किताबों के आधार पे मैंने अपनी बात को आपने सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप अशोक कुमार पांडे ने इस पर जो एक वीडियो बनाए हैं वो भी ज़रूर देखिए। और भी अच्छे वीडियो होंगे, मैं केवल कुछ जो अच्छे वीडियो मैंने देख सका उनके बारे में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ताकि हम पूरी सच्चाई को जानें और जो आज नफरत का वातावरण तैयार करने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ में हम मोहब्बत के पुल, मोहब्बत की बातों को समाज में फैलाने की कोशिश करें। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।